नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं उनको देखने वाले हैं। स्वास्थ्य से संबंधित पुष्टि के अंग, इनसे भी हमें एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं और हेल्थ से जुड़े हुए हमारे जो कंपोनेंट हैं वो कौन से हैं। तो फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट थे उनको हमने देख लिया, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था SSC। इसमें डी आएगा और फिर ई और एफ। डी को हमें साइलेंट कर देना है, डी को हमें गिनना नहीं है। तो एसएससी और ई एफ, एस से स्ट्रेंथ, दूसरे एस से स्पीड, ई का मतलब है एंडोरेंस और एफ का फ्लेक्सिबिलिटी। ये 5 टाइप की क्या होती है, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट होते हैं। इनको हमने फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट वाला वीडियो था उसमें हमने अच्छे तरीके से देखा है। आज हम हेल्थ रिलेटेड जो फिटनेस कंपोनेंट है उनको देखेंगे। इसमें अगर हेल्थ आ जाती है उसके बाद में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसलिए सबसे पहले इसमें बॉडी कंपोजिशन है, मस्कुलर स्ट्रेंथ है, मस्कुलर एंडोरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है और कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस है। तो इसको और इसको, इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। इनमें थोड़ा सा हमें फ़र्क देखने को मिलेगा। ये फ़र्क क्या है, देखते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित पुष्टि के अंगों घटकों को जानने से पहले स्वास्थ्य से संबंधित पुष्टि के अर्थ को जानना आवश्यक है। हमें पता होना चाहिए कि हेल्थ का मतलब होता क्या है। हम इसके फिटनेस के कंपोनेंट्स तो जान लेंगे, लेकिन हेल्थ का एक्चुअल में मतलब होता क्या है। तो वास्तव में देखा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित पुष्टि सभी व्यक्तियों के लिए जीवन भर महत्वपूर्ण रहती है। ये तो हमने देखा भी है कि जो भी हमारी फिजिकल फिटनेस है, हमारी जो हेल्थ है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब तक हम जिंदा रहते हैं। इसका एम क्या है, इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है उन विशेष गुणों की प्राप्ति व उनको बनाए रखने से है जो व्यक्ति कार्य कुशलता व उसके स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि करे। मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए और जो उसकी हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाए। इसलिए इनको हम पढ़ते हैं, इनको हम देखते हैं, हमारी वर्क एफिशिएंसी इनसे बढ़ जाती है। दिस इज डन बाय प्रॉपर न्यूट्रिशन। हम इनको कैसे अचीव कर सकते हैं, किसकी बात हो रही है, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो हेल्थ से जुड़ी हुई जो फिटनेस है उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए। हमारा जो खान पान है वो अच्छा होना चाहिए, उचित पोषण हमारे पास होना चाहिए, नियमित और उचित शारीरिक क्रियाएं हमें करनी चाहिए। एक्सरसाइज को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, वो हमारी कंटिन्यू रहनी चाहिए। प्रभावी तनाव प्रबंधन, जो हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, हमें कोई दिक्कत आती है, तब उसका हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो भी अच्छा होना चाहिए। हम किससे सलाह लेते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को सँभालते हैं, इन सभी बातों का जब हम ध्यान रखेंगे, तब हमारा जो हेल्थ का जो फ़िटनेस का कंपोनेंट है, वो कंप्लीट होगा। हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। बीमारियों के बचाव व उपायों तथा हानिकारक स्वास्थ्य संबंधी आदतों से छुटकारे से किया जाता है। कैसे करते हैं? बीमारियों के बचाव। हम जो भी हमारे पास बीमारियाँ आने वाली हैं सामने, उनसे हम बचाव करें और उपाय करें। और हानिकारक जो हमारे धूम्रपान, मदिरा सेवन है, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। अगर हम हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सभी बातें करते हैं तो। इस प्रकार की पुष्टि से हृदय रोगों के खतरों, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, स्थूलता, मोटापा व अवसाद आदि से बचाव किया जा सकता है। इनसे क्या होता है, जब हम हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की बात करते हैं, जो हमारे हार्ट के डिजीज़ हैं वो कम हो जाएँगे, उसका जो खतरनाक इम्पैक्ट है वो हम पर नहीं पड़ेगा। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हमें नहीं होगी, डायबिटीज़ से हमें छुटकारा रहेगा, इसके साथ-साथ ओबेसिटी, डिप्रेशन, इन सभी से हम बचकर रहेंगे। कैन प्रिवेंटेड एंड हेल्थ ऑफ पर्सन कैन बी इम्प्रूव्ड। ये सब जो बीमारियाँ हैं, इन बीमारियों से हम बच के रहेंगे और हमारी जो हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा और बेहतर के साथ-साथ और उन्नत किया जा सकता है। ये हम क्या देख रहे थे? स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि के अंगों के साथ-साथ हम पहले स्वास्थ्य से संबंधित पुष्टि को जान रहे थे, कि इसका मतलब होता क्या है? हेल्थ रिलेटेड फिटनेस होती क्या है? ये हमने जान लिया। हेल्थ से रिलेटेड जो फिटनेस है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं? हम रेगुलर एक्सरसाइज़ करते हैं, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, बुरी आदतों को हमें छोड़ना चाहिए, इन सभी बातों का हम इसमें ध्यान रखते हैं। 5 इसके अंदर इसके कंपोनेंट हैं, शारीरिक रचना या बनावट, मांसपेशीय शक्ति, मांसपेशीय सहन क्षमता, लचक और हृदय वाहिका सहन क्षमता। या आप यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश में बॉडी कंपोजिशन, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको याद रहता है तो। बी 2 MFC। क्या फॉर्मूला है? बी 2 MFC। 2 M में यहाँ पर 2 M आ जाएंगे। एक एम ये रहा, एक एम ये रहा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए, नहीं तो आप सिंपल इसको कई बार देखोगे तो भी आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। सबसे पहले हम बॉडी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि शारीरिक रचना या फिर बनावट होती क्या है। ये देखिए, यहाँ पर ये इंग्लिश में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हिंदी में इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, शारीरिक रचना या बनावट भी
स्वास्थ्य से संबंधित जो शारीरिक पुष्टि होती है, उसका महत्वपूर्ण अंग है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या है, शरीर में लीन बॉडी मास अर्थात अस्थियों, अस्थिबंधक तंतुओं, कंडराओं, मांसपेशियों, पानी तथा अंगों आदि की तुलना में वसा का प्रतिशत होता है। देखते हैं इसको इंग्लिश में अच्छे तरीके से समझेंगे कि बॉडी कंपोजिशन हमारा होता क्या है। ये क्या है, परसेंटेज ऑफ फैट इन दी बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो फैट का परसेंटेज है वो होता है कंपेयर्ड टू लीन बॉडी मास। लीन बॉडी मास क्या होता है ये समझिए सबसे पहले तो। हमारी जो हड्डियां हैं, इसके बाद में हमारे बोन के लिगामेंट्स हैं, हमारे जो बॉडी के अंदर फाइबर्स हैं, टेंडन्स हैं, मसल, वाटर और ऑर्गन। इसका मतलब सब कुछ आ गया। इसके अलावा फैट के अलावा सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर जो होता है वो हमारा बॉडी कंपोजिशन होता है। इसका मतलब हमारा शरीर किससे बना हुआ होता है उसी को हम बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। और फैट के साथ में जब इसकी परसेंटेज निकालते हैं वो हमारा बॉडी कंपोजिशन उसको बोलते हैं। क्या समझे? दोबारा समझिए। लीन बॉडी मास क्या है? लीन बॉडी मास फैट के अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी है उसको लीन बॉडी मास बोलते हैं, इतना आप समझ लीजिए। और जब फैट को भी इसमें ऐड कर देते हैं तब हम परसेंटेज निकालते हैं कि हमारी बॉडी का कंपोजिशन कैसा है। द अमाउंट ऑफ परसेंटेज बॉडी फैट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक इंसान के लिए अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए एक ही हो और एक ही मानकर हम बैठ जाएं। ए हेल्दी अमाउंट और परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट फॉर मैन इज अराउंड 15 टू 18, वाइल फॉर वुमेन 20 टू 25। इसलिए हम कहते भी हैं कि जो फीमेल में फैट परसेंटेज होती है वो ज़्यादा होती है मेल के कंपैरिजन में। लेकिन अगर बोन परसेंटेज की बात करें, बोन डेंसिटी की बात करें तो फीमेल्स में वो कम होती है, मेल्स में वो ज़्यादा होती है। मतलब हड्डियों का जो ढांचा है, हड्डियों की संख्या है, हड्डियों की मजबूती है, वो ज़्यादा पुरुषों में पाई जाती है, महिलाओं में ज़्यादा मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। इस तरीके से आप इसको समझिए। अगर एक ह्यूमन की बात करें, बॉडी फैट में अगर परसेंटेज की बात करें, मैन में होती है 15 से 18% फैट की और एक वुमेन में 20 टू 25%। ये हम फैट परसेंटेज की बात कर रहे हैं, किसी पर्सन के अंदर इतनी होती है। अगर इतनी होती है तो वो हेल्दी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि किसी में इससे ज़्यादा फैट है और वो फिट नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि हमारे जो एथलीट्स हैं, उसमें हमें ज़्यादा फैट देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी वो फिट हैं। इसलिए ये कोई क्राइटेरिया नहीं डिसाइड कर रखा कि बॉडी कंपोजिशन में इतनी फैट होगी तभी वो अच्छा होगा। इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल पर्सन के लिए ये इतना ही हमको ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम में इसी से ही हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू मेंटेन ए हेल्दी परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट। ये बहुत ज़रूरी है कि एक नॉर्मल जो अमाउंट है बॉडी फैट की वो हमें मेंटेन करके रखनी चाहिए, वो कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्यों करनी चाहिए? क्योंकि एक्सेस जो फैट है या फिर एक्सेस परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट क्या करता है, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स लेकर आता है। जैसे कि हार्ट के डिजीज़ हैं, हमारी जो हृदय की समस्याएं हैं वो अपने साथ लेकर आता है। इसके साथ साथ डायबिटीज़ को भी अपने साथ लेकर आता है। डायबिटीज़ होती हैं हमारी फैट से, ज़्यादा फैट बढ़ेगी उससे डायबिटीज़ हो जाएगी। जो हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम है जैसे कि हार्ट डिजीज़ हैं, हृदय की समस्याओं का हम सामना करते हैं। ए हायर परसेंटेज ऑफ फैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द जॉइंट्स। जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, मसल्स पे प्रेशर पड़ता है और बोन्स पे भी एक तनाव पड़ता है। और जब इतना प्रेशर पड़ेगा तो हम इंजर्ड हो जाएँगे, हमें इंजरी हो जाएगी, चोट लग जाएगी। और चोट लगने के बाद जब हम एक जगह पड़े रहेंगे, उससे भी हमारी जो हेल्थ है वो डैमेज होगी। अब ये तो आपने लाइन पढ़ ली, इस लाइन से आप समझे क्या? कि जब हमारा वेट बढ़ता है तो इन पर स्ट्रेस कैसे पड़ता है, वो समझते हैं। देखिए कि मान लीजिए एक हेल्दी पर्सन था, एक हेल्दी इंसान था, इसका नाम है रामू। रामू बहुत ज़्यादा उसने खाना खा लिया, खाना खाते-खाते अब वो मोटा हो चुका है। पहले रामू ऐसा था, अब वो रामू ऐसे गोलू-मोलू हो गया है। अब क्या हुआ, उसके जो पैर थे वो तो वैसे के वैसे ही हैं, पैरों में तो कोई फ़र्क नहीं आया। पैरों की जो हड्डियाँ हैं वो बड़ी थोड़ी हो गई, उनमें भी ताकत नहीं आई। लेकिन पहले जब रामू चलता था उसको दिक्कत नहीं होती थी। अब जब रामू चलता है तो उसके जो पैर के घुटने हैं, दोनों घुटने हैं, उन पर स्ट्रेस पड़ रहा है। वो उसकी पूरी बॉडी का वेट को उठा रहे हैं। नीचे उसकी जो हड्डियाँ हैं वो उसके वेट को उठा रही हैं। उसके जो पैर हैं नीचे, वो भी उस वेट को सहन कर रहे हैं। पैर के जॉइंट हैं, वहाँ पर भी फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए ये पूरा वेट जब रामू का अपने पैरों पे पड़ेगा, तो क्या होगा? इंजरी होगी। वो दौड़ नहीं सकता। दौड़ते क्या होगा? ये कहीं न कहीं उसकी हड्डियों में फ्रैक्चर हमें देखने को मिलेगा। इसलिए मोटापा कोई बीमारी नहीं है, फैट बढ़ना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारियों की जड़ ज़रूर है। इससे बीमारियाँ हो जाती हैं, हमें चोट भी लग जाती है। इस लाइन का ये मतलब था। इस तरीके से आपको इन सब बातों को समझना है।
इसके बाद में क्या है, सेल्फ स्टीम, एटीट्यूड एंड परसेप्शन आर ऑल्सो नेगेटिवली अफेक्टेड बाय नॉट हैविंग ए गुड फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार ऐसा होता है कि आप खड़े हो और आपका पेट निकला हुआ है, या आपके दोनों पैर हो गए और ऐसे आपका ये पेट निकला हुआ है, आप खड़े हो, बहुत अजीब लगेगा, आप में एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस के लिए आपको अपनी बॉडी का जो कंपोजिशन है वो सही से रखना है। आपके जो गाल हैं वो मोटे-मोटे हो रखे हैं, आप आलू की तरह बैठे हुए हो, हाथ आपके आपके कंट्रोल में है नहीं, पेट कंट्रोल में नहीं है, आपकी पूरी बॉडी इधर-उधर बिखरी हुई है। तो ऐसी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने का क्या मतलब है? अगर आपके पास खाने का बहुत ज़्यादा है, तो आप गरीबों को दान कर दीजिए। आप इतना क्यों खाते हैं कि आप उसको पचा ही नहीं पा रहे? आपकी बॉडी में वो फैट जमा हो रहा है। इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपके भी आस-पास में ऐसा कोई है, तो उसको वर्कआउट करने के लिए कहिए और अपने डाइट पे, अपने खाने पे ध्यान रखने के लिए कहिए। क्योंकि अगर लाइफ़ में आप अपने खाने पर ध्यान नहीं दोगे, तो लाइफ़ आप पर ध्यान नहीं देगी। आपकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं रहती है, कोई भी काम नहीं कर पाओगे आप। आपका पैसा, आपकी धन-दौलत, आपकी नौकरी, कोई काम नहीं आएगी, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है तो। Poor body composition can also lead to chronic diseases such as depression and osteoporosis। ये भी हमें देखने को समस्याएँ मिलती हैं। जब हमारा जो बॉडी का कंपोज़िशन है वो अच्छा नहीं रहता, फैट की परसेंटेज बढ़ जाती है, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं जिनका इलाज मुश्किल से होता है। दीर्घकालिक बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे अवसाद या फिर ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, हमारी बोन्स हैं, इसके अंदर छोटे-छोटे छेद पहले से होते हैं। अब ओस्टियोपोरोसिस जब हमें बीमारी हो जाएगी, तो ये जो छेद हैं वो बड़े-बड़े हो जाएँगे। छेद बड़े होने का मतलब है, अब जो हड्डियों के बीच में कुछ जगह रह गई है हमारे, जगह खाली हो गई है। जगह खाली होने से क्या होगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएँगी। कमज़ोर कैसे होंगी? क्योंकि जब आप जैसे एक प्लेट लेते हो, वो प्लेट सही तरीके से अगर आपके सामने है, उसमें आप पानी डालोगे, तो उसके अंदर पानी ठहर जाएगा। लेकिन अब क्या किया, उस प्लेट में आपने छेद कर दिए बहुत सारे। छेद करने के बाद जब उसमें पानी डालोगे, तो वो पानी नीचे चला जाएगा। पानी यहाँ पर नहीं ठहरेगा, क्योंकि उसकी जो क्षमता है, उसकी कैपेसिटी है, वो कम हो चुकी है, उसकी ताकत कम हो चुकी है। ऐसा ही हड्डियों के बीच में होता है। जब हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, तो वो कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे ही उन पर स्ट्रेस पड़ता है, वो उनमें फ्रैक्चर हमें देखने को मिलता है। लगातार हमें दर्द रहना शुरू हो जाता है। इसलिए ये बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, जब हमारा बॉडी कंपोज़िशन सही नहीं रहता है, जब हम फैट के अंदर घुसते चले जाते हैं। शरीर में वसा का पता लगाने हेतु पानी के अंदर भार लेने की अच्छी विधि मानी जाती है। हम क्या करते हैं, पानी के अंदर हमारा जो वेट है, अंडर वाटर जब हम वेट करते हैं, हमें फैट की जो परसेंटेज है उसका पता लग जाता है। ये अच्छे तरीके से हम उसको जान सकते हैं। स्विमिंग जो है, स्विमिंग के अंदर एकदम जो पतले लोग हैं, स्किनी लोग हैं, जिनकी बॉडी पर बिल्कुल भी फैट नहीं है, वो स्विमिंग में सक्सेसफुल नहीं है, स्विमिंग नहीं कर पाएँगे। क्योंकि आपका जो फैट है वो आपको फ्लोट करवाता है, वो आपको तैरने में मदद करता है पानी के ऊपर। तो अगर आप में फैट ज़्यादा होगा तो पानी के ऊपर आप तैरते रहोगे। इसलिए वहाँ पर अगर आप अपना वेट करते हो, अपना वज़न तुलवाते हो, ये एक तरीका है आपकी फैट की परसेंटेज को जानने का। एरोबिक एक्सरसाइज़ेज़ हैं, इनके बारे में हमने देखा भी था, जैसे कि जॉगिंग है, आप नॉर्मल धीरे-धीरे रनिंग करते हो, उसको जॉगिंग बोलते हैं। स्विमिंग है, वॉकिंग, साइक्लिंग, क्रॉस कंट्री रेस एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स, आप सीढ़ियों पे चढ़ते हो। शुड बी डन टू रिड्यूस परसेंटेज ऑफ फैट इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर अगर फैट के परसेंटेज को हमें कम करना है, तो हमें साइक्लिंग करनी चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए, हमें क्रॉस कंट्री रनिंग करनी चाहिए, जॉगिंग हमें बिल्कुल करनी चाहिए, सीढ़ियों से चढ़ना उतरना चाहिए, जिससे कि हमारा जो बॉडी का फैट है, वो धीरे-धीरे कंज़्यूम होना स्टार्ट हो जाए, वो बर्न हो और धीरे-धीरे हम अच्छी शेप में आ जाएँ। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है और ये सारी एक्टिविटीज़ जब हम करेंगे, क्या होगा, हमारी जो बॉडी कंपोज़िशन है वो सही हो जाएगी, हमारा जो लीन बॉडी मास है और फैट का जो परसेंटेज है, वो सही हो जाएगा। और इन दोनों का अगर परसेंटेज सही हो जाता है, इसका मतलब हमारी बॉडी कंपोज़िशन अच्छी हो गई है। तो ये हमने पहला एक पॉइंट पढ़ लिया है बॉडी कंपोज़िशन का। नेक्स्ट हम देखेंगे मांसपेशीय शक्ति या फिर मस्कुलर स्ट्रेंथ। स्वास्थ्य से संबंधित पुष्टि का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह भी एक महत्वपूर्ण अंग है, ये हमें पता है। मांसपेशीय शक्ति क्या होती है? छोटी अवधि की क्रियाओं जैसे अनएरोबिक क्रियाओं आदि के अवरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता को मांसपेशीय शक्ति कहते हैं। एरोबिक और अनएरोबिक को मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार दोबारा इसको बता लेते हैं। देखिए, एरोबिक का मतलब ऐसी एक्टिविटी जो हम हवा की प्रेजेंस में करते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में करते हैं। जैसे कि जो लॉन्ग डिस्टेंस जो रनिंग है, लंबे समय तक हम भागते रहते हैं, उसमें हमें लगातार ऑक्सीजन मिलती रहती है और हम वो एक्टिविटी करते जाते हैं। इसलिए एरोबिक में AERO आ रहा है। एरोप्लेन भी आपने सुना होगा,
ऐसी प्लेन जो हवा में उड़ती है उसको एरोप्लेन बोलते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम हवा में करते हैं उनको एरोबिक बोलते हैं। अनएरोबिक में पहले यू-1 लग गया, इसके पहले अगर यू-1 लग जाता है इसका मतलब बिना ऑक्सीजन या फिर कम ऑक्सीजन में जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो अनएरोबिक के अंदर आते हैं। तो इसमें यही हमें बताया गया है कि अनएरोबिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हमें मांसपेशीय शक्ति की ज़रूरत पड़ती है और उसी को हम मस्कुलर स्ट्रेंथ कहते हैं जब हम ताकत लगाते हैं। देखेंगे इसको भी। मस्कुलर स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट ए सिंगल मसल और ग्रुप कैन प्रोड्यूस। मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है? हमारी मांसपेशियों की शक्ति क्या होती है कि किसी भी काम को करने के लिए जब हमारी मसल या फिर मसल का हमारा जो ग्रुप होता है, मसल का ग्रुप होने का मतलब है कि आपकी जो कंधे की मसल है वो कोई एक मसल नहीं है, वो 3-4 मसल से मिलकर बनी है। जब वो सारी मसल्स एक साथ ताकत लगाएँगी तो वो जो ताकत लगाई गई है उस ताकत को हम मस्कुलर स्ट्रेंथ बोलेंगे। उस ताकत को हम मांसपेशियों की शक्ति बोलते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ को पाउंड या फिर डाइन में मापा जाता है। DYNE, डायन नहीं है, ये डाइन है। आप इसको डायन मत कर देना। डाइन होती है, ये है। डाइन में इसको हम मापते हैं, इसको हम मेज़र करते हैं। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू सप्लाई एटीपी टू मसल फाइबर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शंस 0 टू 15 सेकंड्स इज़ कॉल्ड मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ क्या है? 15 सेकंड तक जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी में जो एटीपी की सप्लाई है, जिसको हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, वो क्या है? हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का काम करती है, हमें ताकत देती है। इतने कम समय के लिए, 15 सेकंड तक कम समय के लिए जो हमें ताकत देती है, ऐसी जो शक्ति होती है, उसको हम मांसपेशीय शक्ति या फिर मस्कुलर स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, छोटी अवधि के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। मांसपेशीय शक्ति जीवन के दैनिक कार्यों जैसे किसी भार को उठाकर किसी और स्थान पर रखना, सीढ़ियाँ चढ़ना आदि को कुशलतापूर्वक करने के लिए नितांत ज़रूरी है। ये हमें पता भी है कि हमारी अगर मांसपेशियों में शक्ति नहीं होगी, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे, किसी भी काम को हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जो हमारे डेली के काम हैं, दैनिक जो हमारे काम हैं, उनको करने के लिए भी मस्कुलर जो स्ट्रेंथ है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि किसी भी वज़न को जब हम उठाते हैं, उसको उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, भागते दौड़ते हैं, चलते हैं, किसी सामान को उठाते हैं या फिर कोई भी जो हम काम करते हैं, उनमें जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मसल्स की जो ताकत है, वही हमें काम करवाती है। शरीर के अच्छे आसन को बनाए रखने के लिए और जो हमारी इंजरीज होती हैं, उनको दूर रखने के लिए भी मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी होती है। अगर हमारी मसल्स में ताकत रहेगी, तो हम जल्दी से गिरेंगे नहीं और गिर के हमें लगेगी नहीं। लेकिन अगर हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, मांसपेशीय शक्ति अगर अच्छी नहीं है, तो हमें दिक्कत होगी। हम कोई भी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, उसको करने में प्रॉब्लम महसूस करेंगे। मांसपेशीय शक्ति मुख्य रूप से तीव्र गति से संकुचन करने वाले रेशों जैसे कि फास्ट ट्विच फाइबर्स के प्रतिशत पर निर्भर करती है। इन रेशों को व्हाइट फाइबर्स भी कहा जा सकता है। देखिए फाइबर्स मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा बताता हूँ। हमारी जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियों में 2 टाइप के फाइबर होते हैं। एक तो फास्ट ट्विच फाइबर, एक होते हैं स्लो ट्विच फाइबर। फास्ट ट्विच फाइबर को व्हाइट मसल फाइबर बोलते हैं और स्लो ट्विच फाइबर को रेड मसल फाइबर बोलते हैं। फाइबर क्या होते हैं? फाइबर एक बहुत सारे ऐसे तार जैसे होते हैं, जो हमारी मांसपेशी के अंदर होते हैं, हमारी मसल के अंदर होते हैं। तो हमारी जो मसल्स होती हैं, हर एक इंसान में अलग-अलग टाइप की मसल्स होती हैं। किसी के अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, किसी के अंदर स्लो ट्विच फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। तो फास्ट ट्विच से हमें नाम से ही दिखाई दे रहा है कि फास्ट ट्विच फाइबर्स वाले लोग हैं, वो जल्दी वाला काम ज़्यादा करेंगे। जैसे कि स्प्रिंट रेसेज़ हैं या फिर 0 से 15 सेकंड्स 15 सेकंड्स तक की जो भी कोई एक्टिविटी है, उसको करने में वो ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, उसको वो ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन स्लो ट्विच फाइबर्स में आप क्या देखते हो, लॉन्ग डिस्टेंस जो काम है, वो इसमें करते हैं। 2 किलोमीटर कोई भाग रहा है, 10 किलोमीटर भाग रहा है, ये सब इसमें देखने को मिलता है। क्योंकि इसके जो फाइबर्स हैं, वो स्लो हैं। वो स्लो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनका संकुचन धीरे होता है। तो धीरे संकुचन होने से वो लंबे समय तक एनर्जी देते जाते हैं। अब जो स्लो ट्विच फाइबर्स हैं, उनको रेड मसल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड मसल फाइबर। और जो फाइबर्स फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं, उसको बोलते हैं व्हाइट मसल फाइबर। इन दोनों में यही फ़र्क है, यही हमें बता रखा है। अब देखिए, ये जो मांसपेशीय शक्ति है, मस्कुलर स्ट्रेंथ हमने देखा था एनाएरोबिक के अंदर होती है। तो अनएरोबिक कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, जो कम समय में हो जाती हैं, 0 से 15 सेकंड में ही वो एक्टिविटीज़ हो जाएँगी। तो उसके अंदर कौन से फाइबर्स हैं? फास्ट ट्विच फाइबर्स। इसको कौन से बोलते हैं? हम व्हाइट ट्विच फाइबर्स भी बोलते हैं। तो ये देखिए ये रहा, वो ये व्हाइट ट्विच फाइबर्स इसके अंदर आ गए और इनको फास्ट ट्विच फाइबर्स भी बोलते हैं
और ये क्या करते हैं, 15 सेकंड तक की जो एक्टिविटी है या फिर 15 से आप 20 सेकंड भी लेकर आ सकते हो। इस एक्टिविटी में हम साँस कम लेते हैं या फिर हम साँस लेते ही नहीं हैं। ऐसी जो कंडीशन होती है, ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी में ये मसल फाइबर काम में आते हैं। आई होप आप इन दोनों मसल फाइबर्स को समझ गए होंगे। इनको भूलना नहीं है, याद करने के लिए मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ इनको। जैसे कि फर्स्ट ट्विस्ट फाइबर्स हैं, इनको व्हाइट फाइबर्स बोलते हैं। ये अगर आपको याद नहीं रहता है, तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जब भी आप व्हाइट ड्रेस पहनते हो तो उसके लिए क्या होता है, कोई स्पेशल ओकेजन होता है। किसी बहुत ही अच्छे मौके पर ही आप सफ़ेद कपड़े पहनते हो और सफ़ेद कपड़े जब आप पहन लेते हो, आपको जल्दी रहती है कि मैं वहाँ पर जल्दी पहुँचूँ। मुझे वहाँ पर जल्दी पहुँचना है, मुझे लेट नहीं करना है क्योंकि मैंने सफ़ेद कपड़े पहने हैं, आज मेरा इंटरव्यू है, आज मेरा वाइवा है, मुझे वहाँ पर जल्दी पहुँचना है, टाइम से पहले पहुँचना है, इसलिए मैं फ़ास्ट-फ़ास्ट काम करूँगा और जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो फ़ास्ट जब आप काम करते हो इसका मतलब आपने व्हाइट ड्रेस पहनी है, तो इसको आप व्हाइट मसल फाइबर से कनेक्ट करके याद कर सकते हो। 2 मसल फाइबर हैं, रेड और व्हाइट। फ़ास्ट अगर याद हो गया, दूसरा बच गया वो रेड है। दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं है और फ़ास्ट या फिर व्हाइट वाले को याद कर लो। ये बात हमने देख ली। इसके बाद में और हमें क्या बता रखा है, भार प्रशिक्षण के माध्यम से बेंच प्रेस, ये हम इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं मांसपेशी शक्ति को, मस्कुलर स्ट्रेंथ को हम बढ़ा कैसे सकते हैं जब हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ कम होती है तब। ये होती है बेंच प्रेस से, स्टैंडिंग प्रेस, कर्लिंग, शोल्डर प्रेस, स्क्वाट्स, लेग प्रेस इससे होती है। प्रेस का मतलब कुछ नहीं होता, अपने हाथों को दबाना होता है बस। अपने हाथों की एक्सरसाइज़ करना होता है। स्क्वाट्स आप देखते ही हो, उठक-बैठक जो निकालते हैं उनको स्क्वाट्स बोलते हैं। शोल्डर प्रेस में आप शोल्डर की एक्सरसाइज़ करते हो। बाकी बेंच प्रेस है, इसमें आप चेस्ट की एक्सरसाइज करते हो। तो ये जो सारी एक्सरसाइज हैं, जिनमें आप अपनी मसल्स का मास बढ़ा रहे हो, मसल्स के अंदर फाइबर्स की संख्या बढ़ा रहे हो, ये आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर देती हैं। ये क्या करती हैं? हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ या मांसपेशी शक्ति को बढ़ा देती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 5 में से 2 हमारे कंप्लीट हो गए। कौन-कौन से हो गए? बॉडी कंपोज़िशन को हमने देखा पहले तो, और दूसरा हमने मस्कुलर स्ट्रेंथ को देख लिया। अब हम देखने वाले हैं मांसपेशीय सहन क्षमता, इसको कि इंग्लिश में हम बोलते हैं मस्कुलर एंडोरेंस। इसको भी हम समझते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है, मस्कुलर एंडोरेंस इज समटाइम्स कंफ्यूज्ड विद मस्कुलर स्ट्रेंथ। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ को ही हम मस्कुलर एंडोरेंस बोल देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये टोटली रॉन्ग है। द एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्शन विदाउट मसल फटीग इज कॉल्ड मस्कुलर एंडोरेंस। ये बिल्कुल अलग है उससे। उसमें हम क्या करते हैं, हम ताकत लगाते हैं। कम टाइम तक ताकत लगाते हैं उसमें, 15 सेकंड या 20 सेकंड तक ही लगाते हैं और फिर हमारी मसल्स थक जाती हैं। लेकिन मस्कुलर एंडोरेंस उससे बिल्कुल अलग है। हम लंबे समय तक इसमें ताकत लगाते रहते हैं, शक्ति का उपयोग करते रहते हैं विदाउट मसल फटीग। मतलब हमारे जो मसल हैं, उनमें थकान नहीं आती या फिर अगर थकान आती है, उसके बाद भी हम काम करते जाते हैं लगातार, उसको मस्कुलर एंडोरेंस बोलते हैं। क्योंकि मस्कुलर मतलब हो गया हमारी मांसपेशी, एंडोरेंस मतलब लंबे समय तक जब हम काम करते हैं। तो ऐसी एक कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, ऐसे एक अंग की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी मसल्स हैं, वो लंबे समय तक काम कर रही हैं, उसको हम मस्कुलर एंडोरेंस बोलते हैं। ये सिंपल सा इसका समझने का तरीका है। आगे देखिए क्या बता रखा है, मस्कुलर एंडोरेंस इज़ द एबिलिटी टू कंटिन्यू एन एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी है, वो हम कंटिन्यू करते जाते हैं, उसको बोलते हैं। और देखिए इसके बाद में क्या दे रखा है, मांसपेशीय सहन क्षमता किसी क्रिया या एरोबिक क्रिया को लंबी अवधि तक जारी रखने की योग्यता को कहा जाता है। ऐसी क्रियाएँ 15 सेकंड से अधिक तथा 90 सेकंड से कम अवधि की होती हैं। ये इसमें हमें टाइम दे रखा है। इसमें हम क्या करते हैं, तो 15 सेकंड से ज़्यादा एक कोई एक्टिविटी को करते हैं और अगर हम उस एक्टिविटी को कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम हमारी जो मांसपेशीय सहन क्षमता है, उसको काम में ले रहे हैं। मांसपेशी जो सहन क्षमता है, ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमारे शरीर में धीमी गति से संकुचन करने वाले रेशों अर्थात लाल मांसपेशीय सहन क्षमता रेशों का प्रतिशत कितना है। ये हमने देख भी लिया था कि जो स्लो ट्विच फाइबर्स हैं, तो जो व्हाइट मसल फाइबर्स हैं उनको तो हमने देख लिया। व्हाइट वाले क्या हैं, फास्ट चलेंगे, लेकिन स्लो वाले क्या हैं, रेड हैं वो। तो रेड मसल फाइबर्स की संख्या हमारी बॉडी के अंदर कितनी है, जितनी संख्या ज़्यादा होगी उतने ही हम ज़्यादा समय तक काम कर पाएंगे, क्योंकि जितने लंबे समय तक काम कर पाएंगे, इसका मतलब हम हमारी मसल्स का एंडोरेंस चेक कर रहे हैं। एंडोरेंस को हम स्टेमिना भी बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। दीज फाइबर्स में नॉट प्रोवाइड मच पावर। ये ज़्यादा पावर तो प्रोवाइड नहीं करते, हमें ज़्यादा ताकत नहीं देते। कौन से फाइबर्स? रेड मसल फाइबर, जिनको हम
फ्लो ट्विच फाइबर्स भी बोलते हैं। इनके अंदर ताकत नहीं होती है, लेकिन क्या करते हैं, सस्टेनिंग एन एक्शन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन कोई भी जो काम करते हैं वो लंबे समय तक हम कर पाते हैं इन फाइबर्स की हेल्प से। अगर ये हमारी बॉडी में फाइबर्स होते हैं तो कोई भी काम जो है वो हम लंबे समय तक कर सकते हैं। ये हमें उतनी ताकत देते हैं, इन फाइबर से हमें इतनी एबिलिटी मिलती है। अब देखिए, वॉकिंग, जॉगिंग, साइक्लिंग, स्लो रनिंग, डांसिंग शुड बी डन टू इंक्रीज मस्कुलर एंडोरेंस। अगर हमें हमारी मांसपेशीय सहन क्षमता को बढ़ाना है, मस्कुलर एंडोरेंस को इंक्रीज करना है, तो हमें वॉक करना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, हम साइक्लिंग करते हैं, धीरे-धीरे हमें दौड़ते रहना चाहिए। डांसिंग भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जब लंबे टाइम तक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारा जो थकान का लेवल है वो बढ़ जाता है, या फिर हमें जब थकान आती है उससे भी आगे हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू करते जाते हैं, तो हम मस्कुलर जो एंडोरेंस है उसको अचीव कर लेते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडमिल है, उस पर भी जब 15-20 मिनट अगर हम रनिंग कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ट्रेडमिल क्या होता है, आपने जिम में देखा होगा, ऐसे एक मशीन होती है, यहाँ पर एक घड़ी होती है और इसके नीचे ये पट्टा एक चलता हुआ आपको दिखाई देता होगा, और पट्टे पे फिर एक आदमी खड़ा है, वो उस पे चलता है, लगातार उस पे रनिंग करता है। तो ये होती है ट्रेडमिल। ट्रेडमिल के ऊपर जब आप रनिंग करते हो, दौड़ते हो, जॉगिंग करते हो, तो 15 से 20 मिनट अगर आप कर रहे हो, इसका मतलब उससे भी आपकी जो एरोबिक कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, और आपकी जो मस्कुलर एंडोरेंस है उसमें भी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट उसमें होगा, विकास उसमें हो सकता है। रोप स्किपिंग फॉर 15 टू 20 मिनट्स। जब आप रोप स्किपिंग करोगे, रस्सी कूदना करोगे 15-20 मिनट, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। और स्टेपिंग करोगे, स्टेपिंग करने का मतलब, अगर आप स्टेयर्स पे खड़े हो और वहाँ पर स्टेपिंग कर रहे हो, एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर, इस तरीके से अगर आप करते हो 15 से 20 मिनट, वो भी आपको हेल्प करेंगी मस्कुलर एंडोरेंस को इम्प्रूव करने में। तो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि ट्रेडमिल पर 15 से 20 मिनट अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो, तो इनमें से कौन-सी जो आपका कंपोनेंट है वो इम्प्रूव होगा? स्किपिंग आप करते हो 15 से 20 मिनट, उससे कौन-सा इम्प्रूव होगा? या फिर स्टेपिंग करते हो 15 से 20 मिनट, उससे आपको कौन-सा कंपोनेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है? तो वहाँ पर आप मस्कुलर एंडोरेंस को कर देना। 3 कंपोनेंट हो गए, चौथा देखते हैं कौन-सा है? लचक, जिसको फ्लेक्सिबिलिटी भी बोलते हैं। द रेंज ऑफ मोशन इन द जॉइंट ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे जो जॉइंट्स हैं, वो कितना रेंज तक जा सकते हैं, उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस रिलेटेड टू हेल्थ। हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो भी फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट हैं, उनमें रेंज ऑफ मोशन या फिर फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फ्लेक्सिबिलिटी की सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन है वो यही है, रेंज ऑफ मोशन। हमारे जो भी मोशन है, कहाँ के? जॉइंट्स के। और जॉइंट भी कहाँ के? हमारे बॉडी के। तो हमारी बॉडी के जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स का जो रेंज ऑफ मोशन है उसको बढ़ाना ही हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, आपके पैर इतने ही खुलते थे, और लगातार प्रैक्टिस करते-करते अब वो इतने खुलने लग गए, और अब एक टाइम के बाद आपके पैर पूरे खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो ये वाला जॉइंट है, इसकी रेंज अब बढ़ गई है। पहले रेंज इतनी थी, फिर रेंज इतनी हुई, अब रेंज आपकी इंक्रीज़ हो गई है। तो रेंज ऑफ मोशन आपका बढ़ गया, यही हम समझते हैं। एक और डेफ़िनेशन आपको मिलेगी कि इसमें जो हमारा जॉइंट का एंगल है, वो बढ़ता चला जाता है, एंगल हमारा इंक्रीज़ होता है। ये एंगल कौन-सा होगा? 180 डिग्री, और कई बार इससे भी ऊपर चला जाता है, तो आपका एंगल बढ़ेगा, जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी उसके अंदर तो। इसके बाद देखिए क्या है, often considered less important than muscular strength and cardiovascular endurance, flexibility is essential for all individuals। हम क्या देखते हैं, लचक जो हमारी होती है उसको मांसपेशीय शक्ति, हृदय वाहिका सहन क्षमता से कम महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का होना सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। हम देखते हैं कि हमारे लिए तो कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस ज़रूरी है, मस्कुलर स्ट्रेंथ हमारे पास होना चाहिए, हमारी मसल्स में या फिर हमारी भुजाओं में ताकत होनी चाहिए, और हम लंबे समय तक दौड़ सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी हम लंबे समय तक कर सकते हैं, हमें थकान नहीं होती। यही सबसे अच्छा है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो आप अकड़ जाओगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने में आपको ज़ोर आएगा, आप बेंड नहीं हो सकते। जब आप झुकोगे, बेंड होगे, आपकी कमर में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, आपके पैर दर्द होना शुरू हो जाएँगे। इन सब से बचने के लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी करनी चाहिए, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी हमारी इम्प्रूव रहनी चाहिए। बाय बीइंग फ्लेक्सिबल, ए पर्सन कैन परफॉर्म इवन कॉम्प्लेक्स टास्क एफिशिएंटली। अगर आप फ्लेक्सिबल होते हो, तो जो मुश्किल जो काम होते हैं, उनको भी आप आसानी से कर पाते हो। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी सामान आपको उठाना है, आप फटाफट से उसको उठा लोगे। कहीं पर आपको जंप करना है,
अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, इसका मतलब आपकी मसल्स जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगी, तो उस काम को भी आप आसानी से कर सकते हो। और इसके साथ ये भी देखा गया है कि किसी इंसान की जो पर्सनैलिटी है, वो फ्लेक्सिबिलिटी से अट्रैक्टिव लगती है, आकर्षक लगता है कोई भी इंसान जब वो फ्लेक्सिबल होता है। क्योंकि उसके हाथ चारों दिशाओं में चल रहे हैं, इसी तरीके से वो घूम रहा है, बेंड कर रहा है। कभी आपने देखा होगा कोई भी इंसान जब डांस करता है, डांस करने में वो बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है, कूद रहा है और उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही। वो डांस करता हुआ कितना अच्छा लगता है। तो उसकी अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होती, तो एक बार बैठने के बाद वो खड़ा ही नहीं हो पाता। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही वो ये सब कर पा रहा है। इसलिए हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, वो भी इम्प्रूव होती है। ये हमें अच्छी लगती है। बीइंग फ्लेक्सिबल, अगर आप फ्लेक्सिबल होते हो, तो बॉडी रिड्यूसेस द चांस ऑफ इंजरी, हमारी इंजरी या फिर चोट के चांसेस भी कम हो जाते हैं। हमारा बॉडी का जो पोस्चर है, वो अच्छा हो जाता है, हम अच्छे दिखते हैं और जो बैक पेन है, उसकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी आपको। अगर आप फ्लेक्सिबल रहते हो, तो आपको पीठ की समस्या, जो आपके बैक में पेन होता है, वो नहीं होगा। क्योंकि आपकी मसल्स सारी काम करेंगे उसके अंदर, क्योंकि आपकी जो सारी मसल्स हैं, उनको आपने काम करने के लिए तैयार किया हुआ है। व्हाइल परफॉर्मिंग एनी मूवमेंट रिलेटेड वर्क, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस एंड ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी रिमेन हेल्दी। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करते जाते हो, हम बैलेंस को मेंटेन करने में हमें हेल्प मिलती है। कोई भी बैलेंस होगा, उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी काम होगा, उसको हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद में और क्या है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कम होती है, तो एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स मतलब बुरे प्रभाव पड़ते हैं हमारे मस्कुलर स्ट्रेंथ के ऊपर, मस्कुलर एंडोरेंस पे और कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस पर। ये जो तीनों हमारी कंपोनेंट्स हैं, ये तीनों खराब हो जाएँगे अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होगी। इसलिए फ्लेक्सिबल तो हमें होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज़ हमें करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ शुड बी डन रेगुलरली टू इंक्रीज़ फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को जब हम खींचते हैं, खींचने को स्ट्रेच बोलते हैं और एक्सरसाइज़ जब उसके अंदर जुड़ जाता है, इसका मतलब हम हमारी मसल्स को खींच रहे हैं। खींचने का मतलब क्या है? ये मसल आपकी ऐसे पड़ी हुई है और यहाँ पर इस मसल में ज़्यादा ताकत नहीं बची। अब उसको आप खींच रहे हो डेली। अब मसल तो आपकी इतनी ही है, लेकिन अब क्या हो गया, पहले आपको खींचने में ज़ोर ज़्यादा आ रहा था, लेकिन अब आपको ज़ोर नहीं आएगा। अब आप नॉर्मल खींचते हो तब वो मसल यहाँ तक पहुँच जाती है और वापस अपनी जगह पर आ जाती है। मसल्स की यही तो सबसे अच्छी बात है, हमारी मांसपेशियों की सबसे अच्छी बात यही है कि वो वापस अपनी पोज़ीशन पर ही आ जाती हैं। तो उससे क्या हो गया, पहले ये मसल आपकी यहीं तक आ रही थी, तो इससे आगे जब आप जा रहे थे, तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी। ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी, इसका मतलब आपकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, इसकी कमी आपको जल्दी हो जाती। मस्कुलर एंडोरेंस है, इसका मतलब ये है कि आप लंबे समय तक उस काम को नहीं कर पाते। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को हम देखेंगे, इसका मतलब आपकी जो हार्ट की कंडीशन है, वो भी अच्छी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर इस रेंज तक आप अगर फ्लेक्सिबिलिटी या फिर स्ट्रेचिंग कर लेते हो, अपनी मसल को खींच लेते हो, रेगुलरली आप एक्सरसाइज करते हो, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस साइड भी आसानी से मूव कर सकते हो, इस साइड भी जा सकते हो। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हम फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर देखते हैं और इससे हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है, मस्कुलर एंडोरेंस भी इम्प्रूव होती है और कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस के लिए भी वो हेल्पफुल होता है। बट इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट बिफोर डूइंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बॉडी शुड बी वार्म अप रेगुलरली। वार्म अप के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। हम कोई भी जब एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी से पहले हमें बॉडी को गर्म करना चाहिए। बॉडी को गर्म करने का मतलब है, जब हम नॉर्मल जॉगिंग करते हैं, तो जॉगिंग करने से क्या होगा, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स के टिश्यूज़ हैं, उसके अंदर अब ब्लड चला गया है। इसका मतलब अब हमारी बॉडी कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए तैयार है और हमें अब फिज़िकल एक्टिविटी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इंजरी का हम सामना नहीं करेंगे। इसलिए वार्म अप करना ज़रूरी है, कोई भी अगर एक्सरसाइज़ कर रहे हैं उससे पहले। अगर आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पर भी आपको वार्म अप करना चाहिए। योगासन भी इम्पोर्टेंट होता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। आप योग करते हो, क्योंकि जब आप सूर्य नमस्कार करते हो, तो आपकी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा जो भी हमारे योगासन दिए हुए हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि क्या योगासन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं? तो आपको कर देना है हाँ, बिल्कुल करते हैं। योगासन से तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी निश्चित रूप से इम्प्रूव होती ही है, क्योंकि जो भी हम आसन करते हैं, वो लगभग फ्लेक्सिबिलिटी से ही संबंधित हैं, लचक से ही संबंधित होते हैं। 4 कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लास्ट वाला देखने वाले हैं, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। अब इसके अंदर क्या है, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस में हम क्या देखते हैं, ये फिजिकल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू कंटिन्यू एरोबिक एक्सरसाइज फॉर एन एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक जब कोई हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं,
कौन सी फिजिकल एक्सरसाइज? एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज के बारे में हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। ऐसी एक्सरसाइज जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करने का मतलब है जिसमें हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है। उन एक्सरसाइज को जब हम लंबे समय तक करते जाते हैं, हमारा जो टाइम एक्सटेंड हम कर देते हैं, उसको हम कार्डियोवैस्कुलर सहन क्षमता बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस बोलते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो हृदय वाहिका सहन क्षमता, हृदय, फेफड़ों, रक्त वाहिकाओं की कार्यरत मांसपेशियों को ऑक्सीजन व पोषक तत्वों की पूर्ति करने की योग्यता तथा उन मांसपेशियों की व्यायाम को जारी रखने की योग्यता होती है। क्या बता रखा है कि कार्डियोवैस्कुलर जो एंडोरेंस है वो हमारी ऐसी एक एबिलिटी है जो हमारा हार्ट है, हार्ट के साथ साथ हमारे लंग्स या फिर फेफड़े हैं और हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उनको ऑक्सीजन सप्लाई करना, उनको न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भी हमारे पोषक तत्व हैं वो प्रोवाइड करना, वो पहुँचाना और पहुँचाकर जो हमारी मसल्स हैं वो अच्छे तरीके से काम कर सकें, कंटिन्यू वो एक्सरसाइज कर सकें। ये पूरा जो प्रोसेस है इसी को हम कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस बोलते हैं। और ये काम कब तक करना? लंबे समय तक करना बिना थके, उसी को कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। इफ़ आवर कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस इज़ गुड, अगर हमारी जो हृदय वाहिका सहन क्षमता अच्छी है, हमारे लंग्स, हमारा हार्ट और हमारी ब्लड वेसल हैं वो हेल्दी रहेंगे और ये अगर हेल्दी रहेंगे तो ब्लड का जो सर्कुलेशन हमारी बॉडी में वो बहुत अच्छा होगा और ब्लड का सर्कुलेशन अगर अच्छा होगा तो हम हेल्दी रहेंगे, हम बीमार नहीं होंगे, डिजीज़ हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर को आपको क्या समझना है? ये कार्डियो है और यहाँ पर ये वैस्कुलर है। ब्लड वेसल्स और हमारा हार्ट इसके अंदर काम में आता है। ये दोनों जब लंबे समय तक कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं इसलिए यहाँ पर एंडोरेंस नाम जुड़ गया। और एक्टिविटी कौन सी करेंगे? एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे, बहुत ही सिंपल सा है। दिस मीन्स दैट देयर विल बी ए लेस स्ट्रेस ऑन द हार्ट। इसका मतलब क्या हो गया? अगर हमारी कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस अच्छी है तो हमारा जो हार्ट है उस पर दबाव कम पड़ेगा, लंग्स पर दबाव कम पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो इनको कम काम करना पड़ेगा। और उससे क्या होगा? हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर जो भी डिजीज़ होते हैं, जो भी हमारे हृदय से जुड़ी हुई बीमारियाँ होती हैं, उनसे हमें बच सकते हैं और हम लंबे समय तक जीवित रहेंगे। हमारी जो लाइफ़ है, वो लॉन्ग टाइम तक रहेगी, हेल्दी लाइफ़ हम जिएँगे। हेल्दी लाइफ़ अगर हम जीते हैं, तो हमारे बीमारियाँ नहीं होंगी तो हमारे पैसे नहीं लगेंगे, पैसे नहीं लगेंगे तो उन पैसों को हम और ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे हम अच्छा खा सकते हैं, अच्छी अपनी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए हेल्थ तो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, वो तो सबसे अच्छी होनी चाहिए, उस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ओनली फॉर दिस रीज़न दिस कंपोनेंट ऑफ फिटनेस इज़ कंसिडर्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है, क्योंकि अगर आपका हार्ट और लंग्स दोनों हेल्दी हैं, तब आपको बीमारियाँ बिल्कुल भी नहीं होंगी, आप बीमारियों से दूर रहोगे। कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? स्विमिंग करनी चाहिए, जॉगिंग हम कर सकते हैं, कंटिन्यूअस स्लो रनिंग करनी चाहिए हमें। क्योंकि अगर फास्ट रनिंग करेंगे तो हमारे हार्ट और लंग्स हैं, उन पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, ज़्यादा उन पर तनाव पड़ेगा। इसलिए हमें धीरे-धीरे दौड़ना चाहिए। हम जंपिंग रोप है वो भी कर सकते हैं, रोप के ऊपर आप जंप कर सकते हो जिसको स्किपिंग रोप बोलते हैं। और अदर जो एरोबिक एक्सरसाइज़ हैं, जो आप लंबे समय तक कर सकते हो, वो आपको करनी चाहिए। जिससे क्या है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस बढ़ेगी और कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस एक बार आपकी बढ़ जाती है, तो आपको हार्ट के डिजीज़ नहीं होंगे और आप लंबे समय तक कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी को कर सकते हो, बिना थके हुए। इसलिए कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को आप इस तरीके से समझिए या आप हिंदी में इसको रीड आउट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। धीमी गति से दौड़ना, रस्सी कूदना, लंबी अवधि के अन्य एरोबिक व्यायाम करना, हृदय वाहिका सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम व्यायाम माने जाते हैं। तो ये हमारा हृदय वाहिका सहन क्षमता हो गया। इसका मतलब हेल्थ से रिलेटेड हमारा जो 5वां कंपोनेंट है, वो भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को दोबारा देखिए। वीडियो में भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नोट्स को पढ़िए। नोट्स को पढ़ने के बाद दोबारा वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके साथ-साथ आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है। अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर पर भी आप सर्च करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप पर आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। उसमें आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट भी हैं और इसके साथ-साथ डिटेल में आपको कोर्स मिलने वाला है, जिसमें कि आपके लिए वीडियोज़ होंगी,
जो कि फिजिकल एजुकेशन के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और बाकी चैनल की नई अपडेट से जुड़ने के लिए आप स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप कीजिए टेलीग्राम ऐप के ऊपर।